नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं राहुल पांडे। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी सबसे बड़ी योजना लॉन्च कर दी। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मोदी ने आदर्श गांव के लिए आदर्श मंत्र दिए। मोदी ने कहा, सभी सांसदों के पास आदर्श गांव बनाने के लिए 2019 तक का वक्त है। 2019 तक हर संसदीय क्षेत्र में 3 आदर्श गांव बनाने होंगे। सांसद अपनी इच्छा से अपना गांव चुन सकते हैं, बस अपना और अपने ससुराल का गांव नहीं चुनने की शर्त है। मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि सांसदों की तर्ज पर विधायक भी आदर्श ग्राम योजना में योगदान दे, क्योंकि यह काम अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है। में यहां लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई, फिर वही इंजेक्ट करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा सप्लाई ड्रिवन से शिफ्ट करके डिमांड ड्रिवन बनाना चाहते हैं। सांसद महोदय भी यूं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे तब नो पॉलिटिकल एक्टिविटी। वहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करें, हम प्रेरित करके करवाएं। अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो कैबिनेट का नोट बनेगा, डिपार्टमेंट का कमेंट आएगा, कैबिनेट पास करेगी, टेंडर निकलेगा। टेंडर निकलने के बाद क्या होगा सबको मालूम है। सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है, यही अल्टीमेट है। ये अगर मैं सोचूंगा तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है, हर सोच पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय वो कोई भी गांव सिलेक्ट करे। ये मैंने छोटा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदर्श गांव कैसे चुने जाएंगे। आपको बताते हैं। कैसे चुने जाएंगे आदर्श गांव? मैदानी इलाकों में जिन गांवों की आबादी 3000 से 5000 के बीच हो, पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी जरूरी है। जिन इलाकों में इतनी आबादी नहीं है, वहां ग्राम पंचायतों को गांव चुनने का अधिकार दिया जाएगा। हर सांसद एक गांव चुनने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन वो अपना या फिर अपनी पत्नी के गांव को गोद नहीं ले पाएगा। लोकसभा सांसद को अपने क्षेत्र से गांव चुनना होगा। राज्यसभा सांसद जिन राज्यों से चुनकर आए हैं, वहां का गांव गोद ले सकते हैं। नामांकित सांसद देश के किसी भी जिले में गांव को गोद ले पाएंगे। सांसद को तुरंत एक गांव गोद लेना होगा। थोड़े वक्त के बाद 2 गांव और चुनने होंगे। सांसदों को मार्च 2019 तक 3 गांव को चुनना होगा। उसके बाद हर एक साल एक गांव के हिसाब से 2024 तक 5 और आदर्श गांव तैयार हो जाएंगे। तो बीजेपी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को ऐतिहासिक बताया, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह योजना यूपीए सरकार की थी, बस एनडीए ने नाम बदल दिया है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक विकास की रोशनी पहुंचे, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, वो आदर्श ग्राम योजना उसमें एक मजबूत कड़ी साबित होगी। तो आप सिर्फ नाम बदलते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं और उसमें करीब करीब कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि जनता जानती है, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये सभी अभियान बहुत बड़े व्यापक पैमाने में हमने किए थे। तो हम तो पहले ही सब चीज़ों कर रहे हैं, इनमें नई कौन चीज़ हो गई है।
अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो पूरा मीडिया उनके साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना काम हो रहा है तो कोई कहने वाला नहीं। बस इतना ही कह सकता हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है, दिखावा है। आदर्श ग्राम योजना के तहत अब वाराणसी के ककहरिया गांव के दिन भी बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस गांव को गोद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। ककहरिया गांव उनके ही संसदीय क्षेत्र में आता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी 14 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान वो गांव को गोद लेने की औपचारिकता पूरी करेंगे। खबर यह भी है कि मोदी इस दौरान कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। ककहरिया गांव को गोद लेने की खबर पूरी गांव में फैल चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डेरा जमा लिया है। वो गांव में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गांव वालों ने भी मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मोदी जिसको गोद ले रहे हैं सुनने में आया, और अभी तक तो सामने ऐसी पर्पस नहीं, आप लोगों को देखते हुए मालूम हुआ कि नहीं, मतलब मोदी जी इसको ले रहे हैं गोद। तो इस गांव की आबादी 2615 है और इसमें मुख्य रूप से सभी जातियों के, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हैं, सभी जाति पाए जाते हैं इसमें। गांव निर्मल है, अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ की सोसाइटी अच्छी है। फिलहाल में सफाई हो रही तो अच्छी बात है, और शौचालय और उपचार के लिए जैसे कि औद्योगिक उपचार हो जाए तो अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी जाएंगे। आदर्श ग्राम योजना एनडीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसके लॉन्च के मौके पर बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। इस कार्यक्रम में शिवसेना के किसी भी सांसद ने शिरकत नहीं की। यहां तक कि शिवसेना के कोटे से केंद्र में मंत्री अनंत गीते भी नहीं पहुंचे। दरअसल महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खटास पैदा हो गई थी, लेकिन केंद्र में दोनों पार्टियां अभी भी एक साथ हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से समारोह में 2 सांसद राजीव शुक्ला और अभिजीत मुखर्जी शामिल हुए। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर कर सकते हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला को सरेंडर करने का आदेश दिया था। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में रोहिणी कोर्ट ने चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। सरेंडर से पहले चौटाला ने कहा कि बीजेपी की साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी हरियाणा में आईएनएलडी की लोकप्रियता से घबरा गई है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी करनाल में, उसमें 6000 कुर्सियां थी, वो भी खाली पड़ी थी। तो इस बौखलाहट में अब सारी बीजेपी की सरकार जो है वो बीजेपी इस पे सीबीआई को जोर दे करके हमें फंसाना चाहती है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं, तो चला जाएगा, लेकिन माहौल जो आज हमारी पार्टी के पक्ष में उसमें तो फर्क नहीं आएगा, और ज्यादा अच्छा पड़ेगा, लोगों में और ज्यादा गुस्सा आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज हरियाणा के भिवानी में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी दवा कंपनियों को छूट देने का आरोप लगा दिया। चौटाला पर भी उन्होंने जमकर चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर न मालूम क्या खोया क्या पाया, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक काम उन्होंने किया जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ही गलत काम है, जिससे अमेरिकी दवा कंपनियों को बहुत फायदा होगा। नतीजा, जीवन रक्षक दवाइयों के दाम जरूर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में आज जबरदस्त जश्न हुआ। कालका जिला का ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। कैलाश सत्यार्थी के घर वालों और पड़ोसियों ने जमकर डांस किया। लोगों ने कैलाश सत्यार्थी को अपने हाथों में उठा लिया और जमकर उनके समर्थन में नारे लगाए। अकेले को नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को है। मेरे 125 करोड़ भाई बहनों को है ये, और उनका भी नैतिक दायित्व है कि भारत माता के चेहरे से इस कलंक को मिटाएं और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा किसी की मजदूरी गुलामी ना करे। हर बच्चे को उसकी पूरी आज़ादी, पूरी शिक्षा और पूरे अधिकार हासिल हो सकें।
पाकिस्तान के 17 साल के मलाला यूसुफजई ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने की पहल की है। मलाला ने इच्छा जताई है कि जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए तब वहां भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री मौजूद रहें। मलाला ने कहा कि मैं शांति में यकीन रखती हूं और दोनों देशों के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होंगे तभी वो प्रगति कर सकते हैं, लिहाजा जरूरी है कि दोनों देशों के नेता एक मंच पर आएं। भले ये मौका नोबेल शांति पुरस्कार समारोह का क्यों ना हो। आपको बता दें, नोबेल कमेटी ने इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से चुना है। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश पर हुदहुद तूफान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है। हुदहुद ने अंडमान निकोबार में काफी तबाही मचाई है। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ गए, सड़कें टूट गईं, बिजली और फोन की व्यवस्था भी ठप हो गई। अब यह तूफान पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान विशाखापट्टनम से महज 300 किलोमीटर दूर रह गया है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा की आबादी खतरे में है। ओडिशा को भी 12 घंटे सावधान रहने को कहा गया है। खतरे को देखते हुए 51 टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नौसेना से भी मदद मांगी है। अभी जो विश्लेषण से पता चलता है कि हुदहुद साइक्लोन थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन हो गया है और इसका विंड स्पीड अभी 130 से 140 और गस्टेंस पे 155 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये विशाखापट्टनम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में केंद्रीय होते हैं और ये उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके कल पूर्वाह्न में उत्तर आंध्र प्रदेश को विशाखापट्टनम के आसपास अतिक्रम करेगा। मुंबई के बांद्रा इलाके में आज एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी जहां पर एक रेस्टोरेंट चल रहा था। रेस्टोरेंट में आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दमकल विभाग को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंची, लेकिन मुश्किल ये थी कि बिल्डिंग में दाखिल होने का रास्ता धुएं की वजह से बंद हो गया। फिर क्रेन की मदद से खिड़कियों को तोड़ा गया, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू हो सका। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी और 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। क्रेन की मदद से खिड़कियों को तोड़ा गया, जिसके बाद में लोग बाहर निकल सके। कंट्रोल रूम में 7:30 को फायर कॉल मिला था और अभी तक की जानकारी में कोई इंजरी नहीं है, फिर भी हमारी इंक्वायरी चालू है। तो वहीं आज दिल्ली में भी आग लगी। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में भी टिश्यू पेपर फैक्ट्री में आग लग गई। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति के काफी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। आग को बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को बुलाया गया। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सों में आग अभी भी लगी हुई है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड में नक्सली नेता प्रवीर दा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने आज बंद रखा है। बंद से पहले नक्सलियों ने दुमका के रामगढ़ में एक मोबाइल टावर को फूंक दिया। यह टावर एयरटेल कंपनी का था, जिसके तबाह होने से इलाके में मोबाइल सुविधा पर असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी नक्सली पुलिस की वर्दी में थे और वो गांव वालों को फुसलाकर टावर के पास ले गए। इस घटना में जनरेटर, बैटरी और टावर चलाने के सभी उपकरण तबाह हो गए। कुल मिलाकर करीब 16 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। करके चाहते हैं समाज विरोधी, कानून विरोधी काम करना, तो सफल नहीं होगा और पुलिस इसके लिए पूरे तत्पर है, पूरे तैयार है और हम लोग उसके पल को सफल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधी बराबर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला औरैया जिले के एरवा कटरा में एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं चश्मदीद शीला की माने तो उसके पास एक तमंचा और कारतूस भी था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना इलाके में शुक्रवार को पुलिस की सुरक्षा में होने के बावजूद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मृतक अपने वृद्ध भाई की हत्या का गवाह था। कुछ दिन पहले भी मृतक पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी वजह से मृतक को पुलिस की सुरक्षा दी गई थी। हमलावरों ने सुरक्षा गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमको ना 14 नवंबर को गोली मारकर उनको हत्या कर दी थी। यहाँ पर ही गली के पास उनको बुलाकर लेकर गए थे। फिर उसके बाद ना उनका केस इन्होंने लड़ा, तो उन्होंने कहा कि तुम केस वापस ले लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। इनको हमसे पहले धमकी भी दी, उसमें इनको गोली मारी मगर ये बच गए। और आज शाम को फिर इन्हें गोली मार दी और ये खत्म हो गया। उससे कई बार ना पहले घर में भी गोलियां चलाई और हमेशा वो धमकी भरे फोन करते थे। लोग अंदर गली से जैसे आए तो पता चला गोली लग गई और यहाँ पर उसने 5 गोलियां मारी हैं और जो साथ में तो उसमें आंखों में मिर्चें डाली गई और उनको जब यहाँ लिया पुलिस ने और हमने मिलकर उनको GTV भिजवाने का काम किया। विज्ञान के युग में देश के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास किस कदर हावी है, इसका नजारा बिहार के गया में देखने को मिला। यहाँ के सरकारी अस्पताल में सांप के काटने का इलाज करने के लिए एक लड़की को ओझाओं के हवाले कर दिया गया। गया के सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में रोते बिलखते ये लोग बिहार की लाचार मेडिकल व्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। गया के सोलरा गांव के रहने वाले कृष्णा यादव की बेटी को सांप ने काट लिया था, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद 3 ओझाओं ने यह दावा किया कि झाड़ फूंक से वो लड़की को जिंदा कर सकते हैं। मगर हैरत की बात ये कि सारा का सारा ड्रामा अस्पताल परिसर में ही चलता रहा, मगर अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी इसकी खबर मीडिया के जरिए ही पता लगी। कुछ दिन पहले पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भी एक लड़की की मौत के बाद अस्पताल के वार्ड में ही उसे ओझा ने जिंदा करने का दावा किया था और मुर्गियों के जरिए घंटों मंत्र तंत्र का ड्रामा करता रहा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरे राज्य में ठंड की सिहरन फैल गई है। दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों को इस बर्फबारी से सुकून मिला है। वहीं बाढ़ के बाद झेल रहे कश्मीर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर के हालात अभी तक संभल नहीं पाए हैं। ऐसे में ठंड बढ़ने से लोगों के सामने सिर छुपाने की चुनौती है, क्योंकि सैकड़ों बाढ़ पीड़ित अब भी ऐसे हैं जो अभी अपने घरों को फिर से नहीं बना सके हैं। जिससे मौसम सरमा की आमद यहाँ शुरू हुई है और बर्फबारी से जो है मैदानी व पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ये इस सीज़न की पहली बर्फबारी है और इससे काफ़ी ठंड हो गई है, तो अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी और भी सर्दी होने के हालात बन रहे हैं। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। आपसे कुछ देर बाद महिलाएं चौथ माता की कथा सुनेंगी और रात का चंद्रमा देखकर अपना व्रत खोलेंगी। तो पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान ने कई परिवारों की महिलाओं को यह त्योहार नहीं मनाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज करवा चौथ है। देश के कई हिस्सों में महिलाएं इस त्योहार को लेकर उत्साहित हैं। 16 श्रृंगार के साथ ही हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। लेकिन इस त्योहार में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहां मातम सा माहौल है। महिलाओं के चेहरे पर खुशी की बजाय दहशत की लकीरें हैं और त्योहार ना मना पाने की मजबूरी भरी शिकन उनके चेहरों पर साफ दिख रही है। आज यहाँ किसी की आंख में आंसू हैं तो कोई उदास है, लेकिन ये सब कोस रही हैं पाकिस्तान को, पापी कहकर उसी पाकिस्तान को जिसने इन्हें मजबूर कर दिया अपना बसा बसाया घर छोड़ने पर। वही पाकिस्तान जिसने इनमें से कई के पति छीन लिए और वही पाकिस्तान जिसने आज इन्हें करवा चौथ ना मनाने के लिए मजबूर सा कर दिया है। सर क्या बनाएंगे करवा चौथ? जब पिछली बार भी यही ढंग हुआ था कि जब भी करवा चौथ चांद दिखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस बार तो उन्होंने इस हद तक कर दिया कि हम घर से बेघर हो गए, तो करवा चौथ हम कहाँ बनाएंगे सर? इस बार मुश्किल ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर घर में होते तो कितने मजे से मनाते, लेकिन जहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ रहा है।